हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 6 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक, तो काफी कुछ हमने अभी तक कर लिया है। और आज की इस वीडियो में या इस लेक्चर में कहूं तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछला छोड़ा था। तो हमने पिछली वीडियो में एमिशन स्पेक्ट्रम को समझ लिया था। उसके अलावा हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, लाइमन सीरीज के हो या बामर सीरीज हो, सबके ऊपर हमने क्वेश्चंस करके देखे थे। एनर्जी निकालने के क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालें। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस निकालने पे और वेवलेंथ निकालने पे भी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी रखा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके पेपर में वैसे भी आ जाता है न्यूमेरिकल के तौर पे, और लिखने के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको दोनों तरह से कराऊंगा। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, सारी चीजें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये हो गया ओवरव्यू। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और खुद को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको स्टडी मटेरियल एंड नोट्स मिलेंगे। और यूट्यूब चैनल तो आप ज्वाइन करके रखे ही होंगे, ठीक है, जिसपे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जरूरी नहीं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के, आप पिछले रिडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सारे ही आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और फिजिक्स, मैथ्स, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे ही टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं, तो एक बार आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला। देखो, इसमें कुछ नहीं है, आपको पता ही है। एक होता है हमारा हायर एनर्जी लेवल और एक होता है लोअर एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है, आपको पता होगा। और इसी में लाइमन, बामर और पास्चन सीरीज के बारे में मैंने जब आपको बताया था, तब यही बताया था ना। लाइमन सीरीज कौन सी होगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट से कहां पर आएगा, n=1 पे आएगा। और जब वो n=2 पे आएगा तो क्या हो जाएगी, बामर सीरीज हो जाएगी। ये आपको याद भी था, मैंने तरीका भी बताया था आपको, लो बीपी हाई वाला, जिससे आप याद कर सकते हो। एक बार जरूर पीछे जाके उस वीडियो को देखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पिछला नहीं समझोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला NH-NL+1 NH-LL/2। ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है। वैसे ये वाला फॉर्मूला याद करो, ये ज्यादा इजी है। Δn+1 इंटू Δn/2। अब ये Δn क्या होता है, ये डिफरेंस होता है हमारा हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस निकालने वाले। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले से ही लर्न करके चलो और लिख के चलो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन से पहले, क्या एग्जांपल बताना जरूरी है ना। अब इसमें आप देख रहे होगे, मुझे निकालना है ट्रांजिशन 5 to 1। तो 5 से लेके 1 तक अब सारे ट्रांजिशन मुझे चेक करने होंगे। यानी सबसे पहले तो 5 to 1 चेक करूंगा, फिर सिर्फ 5 to 1 थोड़ी चेक करूंगा कि 5 से 1 ही चेक कर लिया। अगर हाँ यहाँ पर बोला होता लाइमन सीरीज, तो मैं 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1 और 2 to 1 करके छुट्टी करता, क्योंकि मुझे सिर्फ लाइमन का करना था। अब यहाँ पर कोई भी चीज मेंशन नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा कि लाइमन सीरीज के लिए है, बामर सीरीज के लिए है, कुछ नहीं लिखा है। तो आप 5 to 1 जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आ सकते हैं, जितने भी फोटोन आ सकते हैं, वो सब हम मुझे देखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स देखने हैं ना मुझे। तो सबसे पहले देखो, ये हो गई मेरी n=1 की लाइन। अब देखो यहाँ पर 5 to 4, फिर 5 to 3, फिर 5 to 2, फिर 5 to 1। पहले तो मैंने ये सारी चेक की, पहले तो मैंने ये सारी चेक की। अब 4 से स्टार्ट करो, 5 वाले पूरे लिख लिए, अब 4 से स्टार्ट करो। 4 से सबसे पहले किस पे आएगा, 3 पे आएगा। 4 से नीचे 3, और फिर 3 से नीचे क्या आएगा, 2, तो 4 से 2 पे आएगा। फिर 2 से नीचे 1, तो 4 से 1 पे आएगा। जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ किया। अब ऐसे 3 वाले पे चेक करो,
तो 3 से नीचे 2, और 3 से वो 2 से नीचे 1, तो 3 से 1, तो 3 के 2 बन गए। अब 2 से सिर्फ 1 पे ही आ सकता है ना, तो 2 से 1 हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, 5 से कहा था, अगर इन्फिनिटी से कहा होता तो इन्फिनिटी -1 फिर इन्फिनिटी बनता। ये भी याद रखो, यहाँ पर जितने से कहा है उतने से ही निकालो। अब ये सारा तरीका आप क्यों लगाओगे, इतने सारे चेक करने के लिए या इतना टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम है ही कहाँ। तो अब हमारा फॉर्मूला काम आता है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, वो फॉर्मूला किस काम आएगा। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। अब देखो डेल्टा एन क्या होता था, एन एच माइनस एन एल। अब NH क्या है यहाँ पर, NH क्या है, हाइयर एनर्जी लेवल। हाइयर एनर्जी लेवल क्या है इन दोनों में, 5, और लोअर लेवल 1। कितना आ गया, 4। तो मेरा डेल्टा एन मैंने निकाल लिया 4। अब इसको यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पर पुट कर दो, कितना आया, डेल्टा एन की वैल्यू 4, और ये हो गया 4+1/2। सॉल्व करने पर ये 4 ये 5, इससे कटा 5 इंटू 2 10। तो मैक्सिमम लाइन कितनी आएगी, 10। और यहाँ पर भी आप चेक करो 10 ही आ रही है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सही तो है। तो मैं इतना लंबा क्यों करूंगा तामझाम, जब मेरे पास इजी ट्रिक है। जब मेरे पास इजी ट्रिक है तो मैं इतना लंबा तामझाम क्यों करूं, बताओ। समझ आया, इसको एक बार चेक करो। ठीक है, क्लियर है ना आपको। अरे इससे आसान चीज क्या हो सकती है यार। आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैंने आपको इतना टाइम इसलिए दिया था, आप समझ लो। अब आपको क्वेश्चन करना होगा, मेरे करवाने से पहले आप करके चलो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n = 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। अब देखो ये कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन n = 6 यानी कि 6th लाइन से ड्रॉप होगा ग्राउंड स्टेट पे। अब ग्राउंड स्टेट वाली लाइन क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, n = 1। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी लाइन है, n = 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, n = 3। तो n = 1 पे जाएगा ना, n = 6 पे, तो इसको लिखो n = 6 to 1। अब इसमें हाइयर एनर्जी लेवल कौन सा है, 6। लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, 1। डेल्टा एन निकाल लो, क्या होता है, NH - NL। दैट मीन्स 6 - 1, और ये आ गया 5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे भी नहीं होगी, आगे भी मैं होने नहीं दूंगा। आगे क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स ही निकालनी है ना। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया, डेल्टा एन आया मेरा 5, ये हो गया 5+1/2, ये हो गया 6, तो ये 5 × 6/2। सॉल्व करने पर कितना आ गया, 5 × 3 15। बताओ समझ आया कि नहीं। बताओ इससे आसान कोई हो सकता है न्यूमेरिकल, कुछ नहीं करना पड़ा, 1 मिनट से भी जल्दी में हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, पहले डेल्टा एन निकालो NH - NL करके, उसके बाद फिर क्या करो, अपना फॉर्मूला रखो, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। और कौन सी आपकी स्टेट है, कौन सी लाइन से कौन सी लाइन पे आ रहा है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप याद रखोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे आपको याद ही होगा, ग्राउंड स्टेट यानी n = 1 होता है हमेशा, और n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे क्वेश्चन हो जाता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, तो आपको पता होता ना हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, n = 2। और थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो आप खुद से भी समझ सकते हो, मतलब ये एक टाइप से पॉस्टुलेट बन गया इसका, क्योंकि हमने समझ लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को। तो देखो, फॉर ट्रांजिशन अप टू n = 1 और n = n सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, एन हाइयर हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो तो 1 पे होता है ना, वो 1 पे होता है। और बामर सीरीज ऐसी हमारी n = 2 से होती थी, तो उसके लिए एन हाइयर क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। 2 से कम तो जा ही नहीं सकता ना, जब वो n = 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 से कम कैसे जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एन क्या, एन हाइयर क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा हमेशा। समझ गए? तो वहां पर जब भी हम निकालेंगे ना डेल्टा एन, तो क्या करेंगे, एन हाइयर को 2 से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एन लोअर तो फिक्स होगा ना, एन लोअर तो हमेशा 2 होगा बामर के लिए, और एन लोअर हमेशा लाइमन के लिए 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो आएगी तो 1 पे ही लाइमन के लिए, आएगी तो 2 पे ही बामर के लिए। ये मैं आपको याद तो करवा ही चुका हूँ, लाइमन बामर सीरीज पूरी। और जिसको याद ना हो, पिछली वीडियो जाके देख लो। हमने सबसे ज्यादा टाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे इसी पे दिया था, लाइमन बामर पास्टन पे। और मैंने आपको याद करने के लिए भी बता दिया था सब कुछ। जिसको अभी भी याद नहीं हो रहा है, तो वो जाके वीडियो देख सकता है। फॉर्मूला क्या था, लो बीपी बीपी हाई, ठीक है ना। लो बीपी बीपी हाई, लो से आता था एल, एल मतलब लाइमन। कुछ याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना। और बी से आता था, ये वाले बी से बामर। ये वाले पी से क्या आता था, ये यानी कि पास्टन। ये वाले बी से आता था ब्रैकेट। और पी से आता था आपका पी फंड। और एच से आता था हम्फ्री। उतने तक आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ लाइमन बामर और पास्टन याद कर लेना। मैंने बताया था ना, ये 3 तो याद होने चाहिए, लाइमन पास्टन बामर। और ये तो सबका पता होना चाहिए कि एन क्या होता है। इसके लिए एन क्या होता है, 1। इसके लिए क्या होता है, 2। इसके लिए क्या होता है, 3। इसके लिए क्या होगा, 4। इसके लिए क्या होगा, 5। इसके लिए 6। ये तो कम से कम पता होगा, ये तो कम से कम पता होगा। ऐसे ही कर दो ना, ऐसे ही ले जाओ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये भी याद करने का एक तरीका हो सकता है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस आप निकाल लोगे। डेल्टा एन आप कैसे निकालोगे, एन हाइयर माइनस एनएल करके, एनएल करके। और लोअर क्या होगा, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, और पास्टन के लिए 3। तो इसीलिए हम जो डेल्टा एन निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो इस टाइप से निकाल रहे हैं। मतलब जो भी हाइयर होगा हमारा, एन हाइयर होगा, जहां से भी आ रही है एनर्जी, जिस एनर्जी लेवल से वो आ रहा है, वो हमें सिर्फ देखना है। और अगर लाइमन लिखा हुआ है, तो हमें मान के चलना है एनएल 1 है। ऐसी इस ब्रैकेट और पी फंड और हम्फ्री के केस में आप देख सकते हो। ब्रैकेट के लिए 4 लेते हैं, पी फंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6। ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इस टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चांसेस कम है, लेकिन हमें सब कुछ करके चलना है। क्योंकि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं जीत की। और जीत की तैयारी करने का मतलब ये है कि हमें सब कुछ आना चाहिए। हर चीज हमें पता होनी चाहिए, हर एक टॉपिक से हमें रिलेट करना है। समझ रहे हो? क्यों कर रहे हैं हम ये तैयारी, क्योंकि हमें नीट क्लियर करना है। और नीट क्लियर करना इतना आसान थोड़ी है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल जितने देखो उतने कम। पेन का कलर चेंज करते हैं, पिंक। बहुत लड़कों को लड़कियों को पिंक कलर पसंद है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज। अब देखो, फोर्थ शेल में पूछा है इसने, किसमें, फोर्थ शेल में। यहाँ पर फोर्थ शेल का मतलब ये है कि इसका एन हाइयर 4 है। एन हाइयर क्या है, 4 है। और लाइमन सीरीज है, इसका मतलब एनएल क्या है, 1 है यार, सबको पता है। अभी इतनी देर से चीख चीख के थक गया मैं। इसके लिए एनएल क्या है, 1। और एन हाइयर क्या है, 4। तो क्या मैं इसका डेल्टा एन नहीं निकाल लूंगा? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 - 1, दैट मीन्स 3, है ना। एन हाइयर माइनस एनएल। अब देखो, इसकी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती है, मैक्सिमम लाइंस कितनी बनेगी, वो बता देते हैं। आपने कहा बिल्कुल बता देंगे सर, क्या दिक्कत है। 3 × 3 + 1 ÷ 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया। और 4 से 2 कैंसल आउट होगा, 6 हो जाएगा। चेक करके बताओ। तो यानी कि 6 लाइंस बन सकती है मैक्स टू मैक्स। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ये वाला तरीका मैं आपको नहीं बोलूंगा करने का, कि एक एक लाइन आप 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 4 से 2, इस टाइप से करके देखो, दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे बेस्ट है आप क्या निकालो, डेल्टा एन निकालो, फॉर्मूले में रख दो, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, बस। ये फॉर्मूला हम आपका हमेशा चलेगा, आपका हमेशा काम आएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको कभी भूलना नहीं है। मैक्सिमम लाइंस का वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा करके चलना है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर। और इसी से हम पढ़ने वाले हैं आगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। किसको?
डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। तो इसमें दो चीज है, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा मैटर वेव्स अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप पढ़ ही चुके हो, पिछले लेक्चर्स में भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे हमने काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको पता ही है। अब आइंस्टाइन ने क्या सजेस्ट किया था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है। लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर भी होता है। आपने कहा बिल्कुल, ये तो हमने भी पढ़ा है। आपने कहा हमने भी पढ़ा है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट आइंस्टाइन के बाद आए लुईस डी ब्रॉगली। जो लुईस डी ब्रॉगली है, उन्होंने क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो उसका जितना ज्यादा मास होगा उतना कम क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। और जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा, वो जितना कम मास होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा। यानी उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल होगी। उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल होगी। कब होगी ऑब्जर्वेबल, जब उसका मास कम होगा। जब उसका मास क्या होगा, कम होगा। और जब उसका मास ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल नहीं होगी, है ना। उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल नहीं होगी। तो यानी वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, ठीक है। और यहाँ पर मोमेंटम का केस भी आता है। जो हमारा वेव है ना, वो एसोसिएटेड है किससे, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ में। तो यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं, जो हमारा लेमडा है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। आपको बहुत ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है, आप ऐसे देखो, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लेमडा इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट हटेगा तो कॉन्स्टेंट कौन सा आ गया, प्लांक्स कॉन्स्टेंट, H/p। आपको ज्यादा थ्योरी इसकी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। उसके फॉर्मूले से जो डेरिवेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, वो याद रखना है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, लेमडा इक्वल्स टू H/p। अब p क्या होता है मेरा, मोमेंटम। p क्या होता है, मोमेंटम। और p को क्या लिखूंगा मैं, m/v। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो, m/v, है ना। मोमेंटम थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। देखो वहां फिजिक्स में अलग है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो h को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इक्वल्स टू H/mv भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसी से एक चीज और आती है, इसको हमने सॉल्व कैसे किया वो भी देख लो। प्लांक्स इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, प्लांक्स इक्वेशन आपने पढ़ी है ना। क्या होता था, इक्वल्स टू Hc/λ। और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, इक्वल्स टू mc², ठीक है। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, ई की वैल्यू दोनों इक्वेट कर दूं, तो क्या बनेगा, Hc/λ इक्वल्स mc²। अब c से c कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा, सी से सी कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा, लेमडा को इधर पहुंचा दो, एम को इधर ले आओ। तो यहां से आ गया लेमडा इक्वल्स टू H/mc। अब ये फोटोन के लिए है, ये फोटोन के लिए है, ठीक है। अब ये मत करना कि आप लेमडा इक्वल्स टू H/mc लगाओ, ये गलत है। और ये भी नहीं होगा कि सिर्फ H/mv होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब आपको लेमडा इक्वल्स टू H/mv रखना है, कब H/mc रखना है। तो फोटोन के लिए H/mc था, मैंने अभी दिखाया। फोटोन के लिए क्या था, लेमडा इक्वल्स टू H/mc। और मैटर के लिए क्या होगा, मैटर के लिए उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। फोटोन तो क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है लगभग लगभग। लेकिन जो मैटर है उसके लिए स्पीड क्या है, v, या वेलोसिटी क्या है, v। तो वहां पर बस आपको चेंज क्या करना है, c की जगह v लगा देना है। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे मेनली फॉर्मूला यही होता है क्योंकि हम मैटर के लिए ही देखते हैं। लेकिन फोटोन के लिए क्या लगा देते हैं, H/mc लगा देते हैं, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आपने कहा आप बताओ जल्दी, होंगे कि नहीं होंगे। मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, ज्यादा कुछ है नहीं। इस पे क्वेश्चंस मेनली जो आते हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में कहा गया, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 66 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना क्या है, इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। गिवन क्या क्या है, मास गिवन है। आपने कहा भाई मजा आ गया, चलो कम से कम मास तो गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। तो आपने समझ लिया होगा कि हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/mv लगा दो, खत्म बात। बस यही तो करना है।
और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना H/mv, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपका मास है कभी भी वो आपको केजी में लेके चलना है, और जो वेलोसिटी है वो आपको मीटर पर सेकंड में करनी है। तो यानी अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी मास ग्राम में दिया हुआ हो, उसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, केजी में। अगर केजी में दिया है तो कोई बात नहीं, और अगर वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड के अलावा किसी में भी गिवन है, उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में है जैसे, या फिर मिनट पर सेकंड में है, उसको आपको कर लेना है, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कन्वर्जन आपको आते ही है, मिनट को सेकंड में कैसे करना है, किलोमीटर को मीटर में कैसे करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करना है। लास्ट 11th में उतना तो आना ही चाहिए। यहाँ हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना, लेकिन सिर्फ इसमें करना है, मास में। जैसे मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। क्यों मैं पूरा m = 66, v = 10 करूं? क्योंकि हम छोटी क्लास में थोड़ी है, तो छोटी क्लास के बच्चे करते थे 9th में 10th में। अब आप 11th में आ गए हो, आप 12th में भी अगर 12th वाले देख रहे हैं, ड्रॉपर देख रहे हैं, तो आप तो और बड़े हो गए। पर अगर आप 11th में भी आ गए हो एटलीस्ट, तो अब आदत डालो कि तेजी से आप क्वेश्चन करो। खासकर नीट कर रहे हो तो आपको स्पीड स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको सिर्फ 1.5 मिनट, या फिर मुश्किल से कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो 2 मिनट मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हाँ आपको ऐसे भी मिलेंगे, आपको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो देखते टिक करने हैं, जिसमें आपको 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बट ऐसे कम है। ज्यादातर में आपको 1 मिनट, 1.25 मिनट फिजिकल का तो सॉल्व करने का आता ही है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको टिक करना होगा सिर्फ। लेकिन फिजिकल में कभी भी आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिजिकल में आपको पेन उठा के सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ज्यादा भाषण हो गया, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 इक्वल्स, ये हो गया 66 ग्राम। ग्राम को चेंज डायरेक्टली कर सकता हूँ केजी में, क्या लिख के, 10⁻³ 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होते हैं ना। और वेलोसिटी 10। बहुत बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा अभी तक, मुझे लगता है, जितनी देर में मैं बात कर रहा था आपसे। इससे कटा 31, और ये दो पावर और गई तो ऊपर चली जाएगी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक और जीरो लो और इसको पूरे को पूरे को कैंसिल कर दो, कितना बचा, 10 की पावर में और ऐड हो जाएगा ये 31, और ये हो गया 33। हाँ, 1 आता, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू में कर दो, 1 इंटू में कर दो, ठीक है ना, चेक करने के लिए। ये किस में आएगा, आपका मीटर में आएगा। एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट आप चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन वाले पार्ट में क्या है, कई बार गलती भी हो जाती है। जैसे नीचे वाले पार्ट में 10⁻³ था, अगर मैं चाहता 100 मल्टीप्लाई करता 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 से कटता तो 10⁻33 ही बचता। ठीक है, इसको आप चेक कर लो एक बार। ठीक है ना, समझ आ गया ना, ज्यादा कुछ तो नहीं करना था ना, सिंपल क्वेश्चन ही तो था। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन का जैसे मान के चलो अपना आंसर गलत आ रहा है, कुछ भी हो जाता है, तो वो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे एक्चुअली में पता नहीं होता, मैं भी डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, और ऊपर से यहाँ भी सिस्टम में चेक करते रहना होता है कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, तो वो सारी चीजें देखनी होती है। प्लस आपको समझाने का या यहाँ पर करने का काम तो मेरा चल ही रहा है, तो इतना पता नहीं चलता है। तो कभी भी ऐसी चीज हो आप कर सकते हो, बिंदास होके आप बोल सकते हो कमेंट में, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो, डी ब्रोगली इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ, और क्लास 11th में हो तो इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पूछेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या, आप 2 लाइन में समझाओगे, फॉर्मूला लिखोगे, और फिर वो पूछता है कि इसको सॉल्व करो, मतलब इसको ड्राइव करो, तो ये आ जाता है कई बार 2-3 नंबर में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा याद कर लो।
देखो, लैम्डा का फॉर्मूला एच अपॉन एम भी होता है, आपने कहा ये तो बरसों से पता है। बरसों से मतलब आप तो 11th में आ गए हो तो पता ही हो, क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना। यह एच अपॉन पी होता है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, अब ये कैसे निकला वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पर देखो, ये वाले पार्ट में लैम्डा को क्या लिखते हैं, एच अपॉन एम बी। आपने कहा बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मेरा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। आपने कहा बिल्कुल होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, जो जो मेरा लैम्डा है उसी को इक्वेट कर देना है। उसी को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर एम वी स्क्वायर क्या आ गया मेरा, या वी स्क्वायर लो, केवल केवल वी स्क्वायर लेते हैं। यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ गया, 2 × के ई अपॉन एम, ठीक है। तो वी क्या हो गया यहाँ से, वी क्या हो गया, √2 के ई एम भी लिख सकता हूँ ना वी को, यहीं से डायरेक्टली। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो लैम्डा में। लैम्डा क्या आ गया, एच अपॉन एम √2 × के ई अपॉन एम। एम से एम कटा, क्या बचा लैम्डा, एच अपॉन √2 के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। वही चीज यहाँ पर लिखी है, ये अंडर रूट है, पूरे में है ये, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप याद रख के चलो। या फिर उल्टा कर दो, काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर कर लूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर लूंगा। मान लो मुझे स्क्वायर में ही लिखना होता, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से फिर वी की वैल्यू उठा के इसमें रख देता। जैसे यहाँ से वी की वैल्यू क्या आती, लैम्डा इंटू एम, यानी एम लैम्डा अपॉन एच। नहीं नहीं, उल्टा, एच अपॉन एम लैम्डा आता ना, एक सेकंड, वी आता मेरा एच अपॉन एम लैम्डा। अब ये वी की वैल्यू इसमें रख दो, काइनेटिक एनर्जी में हाफ इंटू एम, और ये कितना आया, लैम्डा अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर। तो क्या होता है देखो, ई स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, ये एम लैम्डा, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाता, हाफ एम, ये एक से एक जाता लेकिन एक बचता, तो डायरेक्टली ही कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे ये कटा, कितना बचा, हाफ एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, 1/λ² पे। और लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/√, काइनेटिक एनर्जी पे। ये दोनों जो आपके रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करके चलो, ठीक है। ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला आपको सिर्फ याद यहीं तक रखना है, ठीक है। पेपर में आपको आता है ना रिलेशनशिप करने के लिए, अगर सॉल्व करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए, तो आप यहीं तक लिखोगे, ठीक है ना। ये वाला मैंने आपको अलग से बता दिया, इतना जरूरी नहीं है। लेकिन आप लेमडा से भी बता सकते हो, जैसे यहाँ से पता चल रहा है लेमडा किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा डिपेंड कर रहा है 1/√के ई पे, तो उल्टा कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या, स्क्वायर करके 1/λ² पे डिपेंड कर रहा है। इसी रिलेशनशिप पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। ये आज माइक का क्या दिक्कत है, ये वाला क्वेश्चन देखो एक। देखो इसमें कहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन टू ऑर्बिट इज 3:5, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दी है, तो λ1:λ2 है 3:5, ठीक है ना। और वेलोसिटी सेम है, ये भी बता दिया इन्होंने, यहाँ पे लिखा है ना। अच्छा, वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं कहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ वही देखना है ना, काइनेटिक एनर्जी बताना है, यानी k1-to k2, ये बताना है। तो बस मुझे यही निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा सबसे पहले बताओ, फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशनशिप देखा, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, 1/λ² पे डिपेंड करता है, अभी बताया मैंने। अगर काइनेटिक एनर्जी देके लैम्डा पूछा होता तो लैम्डा के लिए क्या होता, √1/के ही होता। अब यहां से एक चीज मैं देखूं, तो k1/k2 क्या हो जाएगा,
लेमडा टू स्क्वायर अपॉन लेमडा वन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन अपॉन लेमडा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो के वन होगा वन अपॉन लेमडा वन स्क्वायर और के टू होगा वन अपॉन लेमडा टू स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। बोलो हाँ के ना? आपने कहा बिल्कुल सही। लेमडा वन अपॉन लेमडा टू स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा टू अपॉन लेमडा वन का होल स्क्वायर। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? यही हो गया ना, दोनों का स्क्वायर है, दोनों को ब्रैकेट में लिया, ऊपर होल स्क्वायर हो गया। और लेमडा वन इज टू लेमडा टू दिया है 3/5, यानी लेमडा वन अपॉन लेमडा टू है 3/5। तो यहाँ से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो लेमडा टू अपॉन लेमडा वन कितना होगा? 5:3 होगा। क्लियर है ना? 5:3 होगा। तो यही चीज रखनी है, 5/3 रख दो यहाँ पर, इसका कर दो स्क्वायर, कितना आया? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो बस यही आ जाएगा, 25:9 आएगा आंसर। चेक करो इसे एक बार। समझ आ रहा है ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब नाम में ही अनसर्टेनिटी है, नाम में ही अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता का नियम। अब अनिश्चितता का मतलब ये है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। अब ये बात कही किसके लिए गई है? तो ये कही गई है छोटे से पार्टिकल के बारे में, मतलब जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उसका मोमेंटम या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था वर्नर हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। वर्नर हाइजेनबर्ग ने, उन्होंने कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी छोटे से पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम बताना निश्चित नहीं है, एकदम करेक्ट आप नहीं बता सकते, ये उन्होंने कहा था। इससे उन्होंने एक अनसर्टेनिटी का रूल निकाला और उसका एक फॉर्मूला भी दिया जो आप पढ़ने वाले हो, जिसमें हम अनसर्टेनिटी लेते हैं, मोमेंटम लेते हैं, और उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी जो आपका डेल्टा एक्स है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एच अपॉन 4 पाई। अब ये बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। डेल्टा एक्स क्या होता है आपका? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन में क्या अनिश्चितता है, ये चीज ये बताना चाह रहे हैं, ये चीज ये बताना चाह रहे हैं। और डेल्टा पी ये तो नाम से भी पता चल रहा है, देख के भी, ये होता है हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये आपको यहाँ पर ऐसे गंदा दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पर भी नीचे लिख दिया है, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। ये देखो यहाँ पर भी लिखा है, एम तो पता ही है मास है, ठीक है, और डेल्टा भी, ये भी आप देख लो, ये होता है हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये एम इंटू डेल्टा भी होगा। अब मास में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, मास तो फिक्स होगा, मास तो फिक्स होता है ना, वो तो इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मास फिक्स है, लेकिन अनसर्टेनिटी किस किस में आ रहा है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यही चीजों को देखने के लिए हमने एक रूल बनाया, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊं,
अब जैसे कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं लूं, तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है कितना, ये आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होता है, पता ही है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल लगाऊं तो क्या करूंगा, यहाँ पर देखो एच की वैल्यू कितनी लिखी है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और अपॉन में 4 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। और मास, मास को हम इधर ले आए घुमा के नीचे, तो ये यहाँ पर आ गया 4 पाई एम हो गया, H/4 पाई एम लिखेंगे। मास पता ही है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। पूरे को सॉल्व करके क्या आया, 10 की पावर -4। एक बार इसको चेक करो, जल्दी से चेक करना है। ठीक है ना। सॉल्व करके 10 की पावर -4 ही आ गया। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको ही रखना है। हाँ क्या पूछ रहे हो, ये माइनस, ये माइनस नहीं है, अरे ये ऐसी है, ये कुछ नहीं है। पीछे भी है क्या स्लाइड में, ये नहीं है कुछ भी। H/4 पाई ही लेना है आपको बस, ये ध्यान रखो, ठीक है। फॉर्मूला यही है आपका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल, या फिर पूरी तरह से नहीं है क्योंकि उसने क्या बताया था, एग्जैक्ट नहीं बताया था उसने, इससे ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा, तभी तो ये अनसर्टेनिटी का रूल है। ये वाला आपको याद रखना है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा पी, H/4 पाई। क्लियर है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देख लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये वाला क्वेश्चन आप साथ साथ करो सॉल्व, तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। फिर क्या होगा कि मुझे भी लगेगा कि यार बच्चे कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं, कितने मतलब समझदार हैं, कितने जुझारू हैं। पिछला जो क्वेश्चन देखा था ये उसके जैसा ही है, ये बता दूं। क्वेश्चन पढ़ो। इफ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी विद masses ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -27, ये ऊपर आएगा 10 की पावर -27, और ये है 10 की पावर -31। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, तो वैसे भी पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन है ए एंड बी, तो इसमें हमें देखना होगा रिस्पेक्टिवली इज द सेम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी इन देयर पोजीशन। अब मुझे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का रेशियो बताना है, यानी डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 निकालना है। यही हुआ ना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होता था, डेल्टा एक्स होता था। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ठीक है, पता है आपको, पता ही है। अब फॉर्मूला क्या होता था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है यार, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, या फिर खोल के लिखूं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी इक्वल्स H/4 पाई, यानी ग्रेटर इक्वल टू H/4 पाई, यही होता था। अब इसमें कंजर्वेशन वाला पार्ट भी आता है, यानी कि क्या होगा, डेल्टा x1 m1 डेल्टा वी तो सेम ही है, इक्वल्स हो जाएगा, अगर दोनों की वैल्यू को सेम कर दूं तो डेल्टा x2 m2 डेल्टा वी। ये कैसे आया, आप सोचोगे ये कैसे लिखा, अरे पहले फर्स्ट वाले के लिए लिखो, डेल्टा x1 m1 डेल्टा वी इक्वल टू H/4 पाई, फिर दूसरे वाले के लिए लिखो डेल्टा x2 m2 डेल्टा वी इक्वल टू H/4 पाई। अब H/4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, करके देखो ऐसे। देखो डेल्टा x1 m1 डेल्टा वी इक्वल्स, मान के चलो इक्वल है, या ऐसे ही लो H/4 पाई, और ये डेल्टा x2 m2 डेल्टा वी। चलो V1 भी मान ही लेते हैं,
अब देखो इन दोनों का वैल्यू सेम है, h/4 पाई, तो कैंसल आउट हो जाएंगे ना, तो ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने इसको लिखा। अब वी नो दैट डेल्टा V1 और डेल्टा V2 सेम है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, तो ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम दिया ना, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी सेम है, डेल्टा V1 और डेल्टा V2 सेम है, इसीलिए हमने इसको कैंसल आउट कर दिया। तो बचा क्या, डेल्टा x1 m1 और डेल्टा x m2। तो डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 हो जाएगा मेरा इधर से m2 अपॉन m1, विच इज क्वाइट रिलेटेबल। अब मुझे सिर्फ m1 और m2 की वैल्यूज पुट करनी है और मुझे आंसर मिल जाएगा। m1 क्या है, a के लिए कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻27, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻27। और बी के लिए दिया है 10⁻⁻31। m2 मतलब बी का मास कितना है, 10⁻31। अपने का बिल्कुल सही। m1 मतलब ए का मास, यानी 10⁻⁻27। बोलो क्लियर है कि नहीं। कैंसल कर दो इसको, क्या बचा, डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 कितना आ गया, 10⁻⁻4। तो अनसर्टेनिटी में कितना आ गया डिफरेंस, 10⁻⁻4। यानी कि इसको अगर मैं और खोल के लिखूं तो ये भी लिख सकता हूँ, डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 1/10⁻4, या 1/10,000, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कैसे लिखना चाहोगे, वैसे तो सिंपल ही लिख दो, ज्यादा बेटर। तो यानी डेल्टा x1 इज टू डेल्टा x2 लगभग 1:10,000 है, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, एक बार देख लो इसको अच्छे से, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल में से कुछ आएगा नहीं, वैसे बोर मॉडल में आपको करवा चुका हूँ, उसके तीनों पोस्टुलेट मैंने आपको समझा दिए थे अच्छे से। अब मैं इसकी लिमिटेशंस बताने वाला हूँ, क्योंकि अब क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग भी मैंने आपको समझा दिया, और वो भी इसकी एक लिमिटेशन है, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये थी कि देखो वो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाया, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो देखो इसको मैंने लास्ट में रखा इसीलिए ताकि मैं पहले आपको सारी चीजें समझा दूं और फिर बताऊं कि ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि पहले उसी टाइम अगर बोर मॉडल जब मैं करा रहा था, उसी टाइम आपको लिमिटेशन बताता तो आप कहते ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, आप कहते कि हाइजेनबर्ग क्या है, आपको वो समझ नहीं आता, अब आप समझ पाओगे। तो पहला लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी स्पेक्ट्रम बता नहीं पाए, क्योंकि बोर मॉडल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन, वो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट करता है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के केस में वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बता ही नहीं पाया। यहाँ पर देखो सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डबलेट टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, इसके बारे में भी ये नहीं बता पाया कि डबलेट में क्या होगा। थर्ड, unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, Zeeman effect and electric field Stark effect। मतलब कि क्या है कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी नहीं बता पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग हो रही है किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, यानी कि क्या है, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। अब EF एंड MF वाला जो पार्ट है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी अच्छे से देखा था, ठीक है ना। जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये आपका आता नहीं है वैसे ज्यादातर, तो इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो वैसे। नो कंक्लूजन वॉज गिवन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी कोई कंक्लूजन नहीं दी गई थी, बस बताया था कि उसमें क्या होता था कि वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाता था NH/2 पाई, लेकिन क्लियर नहीं बताया गया। और फिफ्थ है हमारा, इनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बता पाया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बता पाया, जो दोनों चीजें हमने आज पढ़ी, और ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब आपको सिर्फ पढ़ने का है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म, टाइम हो गया, अरे पता भी नहीं चला।
तो ये थी आज की क्लास। काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, काफी ज्यादा मजा आया आज की क्लास में, सच बताऊं तो। बहुत सारी नई नई चीजें हमने सीखी, जैसे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना, उसके अलावा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना हमने आज सीख लिया। एंड हाइजेनबर्ग का रूल हमने समझ लिया, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमने समझ लिया। ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना है, ये करके चलना है। और ये करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है ना? 1 मिनट में थोड़ा सा सेशन का चेक कर रहा था। अभी ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे अभी हो गया है टाइम पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इसके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।